हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट सेमेस्टर की BA प्रोग्राम की होने वाली है, जो कि आपकी एजुकेशन की होने वाली है। और ये जो आपकी एजुकेशन है, इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए, ये जो बुक है इसके हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर चुके हैं। एंड आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी भी ऑलरेडी वीडियो 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, जहाँ हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 1 को छोड़ा था, उसी से आगे वीडियो नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बिना देरी करे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रमाबाई के शैक्षिक प्रयोग और संस्थागत पहलों का विश्लेषण कीजिए। विशेषकर विधवाओं और विषम समाज वर्गों के लिए उनके पाठ्यक्रम और शारदा सदन व मिशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी पंडित रमाबाई का जो शैक्षणिक प्रयोग है या फिर शिक्षा पर उनका क्या, एक तरह से क्या वो समझती हैं, शिक्षा को लेकर क्या पहल है उनकी, ये आपको बताना है। और उनका जो शारदा मिशन है उसके बारे में भी आपको यहाँ डिस्कस करना है। एंड यहाँ आपका जो ये क्वेश्चन है ये इंग्लिश में हो जाता है, उसके बाद में ये परिचय है। चलिए देख लेते हैं आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे, पंडित रमाबाई भारतीय महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक मानी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। उन्होंने विशेषकर विधवाओं, परित्यक्त स्त्रियों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में दिखाया। औपनिवेशिक कालीन भारत में जहां महिला शिक्षा और विधवाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी, रमाबाई ने शिक्षा को उनके पुनर्वास, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। उन्होंने शैक्षिक प्रयोग और संस्थागत पहलों के माध्यम से न केवल महिलाओं को ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने और आत्मविश्वास जगाने की दिशा में भी कार्य किया, ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकें और उनमें एक तरह से आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो इसके अंतर्गत ये परिचय हो जाता है। इसके बाद में आप इसकी स्टार्टिंग लिखेंगे, सामाजिक पृष्ठभूमि और रमाबाई का संकल्प। किस तरह से जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी और रमाबाई का क्या संकल्प था। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, भारत में विधवाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और समाज उन्हें बोझ मानता था। रमाबाई ने इस वास्तविकता को गहराई से महसूस किया और ठाना कि महिलाओं, विशेषकर विधवाओं और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उनका मानना था कि शिक्षा की ही महिलाओं की आत्मनिर्भर बना सकता है और उन्हें समाज की रूढ़ियों से मुक्त कर सकता है। यानी देखिए, एक तरह से जो स्त्रियां थीं, जो लड़कियां थीं, उन्हें समाज में बोझ माना जाता था और इस स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ जो शिक्षा है वो ही सुधार सकती है, इसलिए इन्होंने शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रयोग, व्यवहारिक और समग्र शिक्षा। किस तरह से रमाबाई के शैक्षिक प्रयोग पारंपरिक शिक्षा से भिन्न थे, क्योंकि पारंपरिक शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए या फिर एक जैसी होती थी। उन्होंने पाठ्यक्रमों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी शामिल किया, ताकि जो लेडीज़ हैं, या ये कहूँ ताकि जो बच्चे हैं वो व्यवहारिक कौशल भी सीख सकें। उनके द्वारा अपनाई गई शिक्षा में भाषा, साहित्य और इतिहास जैसे विषयों के साथ साथ सिलाई, कटाई, बुनाई, खाना बनाना और स्वास्थ्य देखभाल जैसी उपयोगी गतिविधियों को भी महत्व दिया गया। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को जीवन उपयोगी और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बना दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे शारदा सदन की स्थापना और महत्व। यानी जो शारदा सदन है इसकी जो स्थापना और इसका क्या महत्व था। इसमें आप लिखेंगे, रमाबाई की सबसे उल्लेखनीय पहल शारदा सदन की स्थापना थी। यह संस्थान विधवाओं और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए खोला गया था, जहां उन्हें न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि रहने और खाने भी व्यवस्था होती थी। यानी देखिए, जो विधवा होती थी या ऐसी महिलाएं जो संकट में होती थी, उन्हें शिक्षा के साथ साथ खाने और रहने की जगह भी यहाँ दी जाती थी। शारदा सदन ने उन महिलाओं को नया जीवन दिया जो समाज द्वारा अस्वीकृत और
उपेक्षित थी। इस स्थान ने भारतीय समाज में यह संदेश दिया कि शिक्षा से ही विधवाओं की स्थिति सुधारी जा सकती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया जा सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिशनरी शिक्षा और सामाजिक सेवा का समन्वय, किस तरह से जो मिशनरी थे और जो सामाजिक सेवा है उसका समन्वय हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रमाबाई ने शिक्षा को मिशनरी कार्य और सामाजिक सेवा से जोड़ा। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का निर्णय भी होना चाहिए। उनके मिशन ने शिक्षा को एक ऐसा आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें सेवा, समानता और सामाजिक न्याय प्रमुख थे। यह दृष्टिकोण विधवाओं और हाशिए पर खड़ी महिलाओं को समाज में पुनः स्थापित करने में कारगर सिद्ध हुआ। जो हाशिए पर या फिर ऐसी महिलाएं थी जिन्हें समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया इस आंदोलन ने। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधवाओं और वंचित वर्गों के लिए योगदान, किस तरह से रमाबाई ने विधवाओं और गरीब वर्गों की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया। यानी इनका ध्यान जो गरीब जो महिलाएं थी और जो एक तरह से विधवा थी उन पर ही ध्यान दिया था। यह शिक्षा उन्हें समाज में आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करती थी। जिन महिलाओं को समाज असहाय समझता था वह शिक्षा पाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। इस प्रकार शिक्षा उनके लिए मुक्ति और सशक्तिकरण का साधन बनी, क्योंकि ऐसा होता है जो पढ़ी लिखी नहीं होती या पढ़ी लिखी लेडीज नहीं है उन्हें एक तरह से असहाय या फिर बेकार समझा जाता है, बट अगर वो पढ़ लिख जाएं तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, वो कोई भी जॉब कर सकती हैं या फिर अपने जो घर है उसको भी अच्छे से संभाल सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आलोचनात्मक विश्लेषण, सीमाएं और चुनौतियां। कौन कौन सी सीमाएं और चुनौतियां हुई? हालांकि रमाबाई का योगदान क्रांतिकारी था परंतु उनके सामने कई चुनौतियां भी थी। इस समय का पितृसत्तात्मक समाज विधवा शिक्षा का विरोध करता था। उनके प्रयासों को कई बार संदेह की दृष्टि से देखा गया। साथ ही आर्थिक संसाधनों की कमी और व्यापक सामाजिक समर्थन न मिलने के कारण उनकी पहलें धीमी गति से आगे बढ़ी, क्योंकि देखिए ना तो उनके पास इतने सारे आर्थिक साधन थे और समाज का एक तरह से सपोर्ट भी नहीं था, तो उनके जो जितनी भी पहले उन्होंने चलाई थी या आंदोलन चलाए थे उनकी गति धीमी रही। फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत संघर्ष और संस्थागत पहलों के बल पर शिक्षा का वातावरण तैयार किया। यानी देखिए बेशक उनकी जो गति थी वो धीरे थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से जो शिक्षा है उसका वातावरण बना दिया था। अब हम देखेंगे दीर्घकालीन प्रभाव और विरासत, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे रमाबाई के प्रयोगों ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि शिक्षा ही महिलाओं की मुक्ति का मार्ग है। उनके प्रयोगों और संस्थाओं ने महिला शिक्षा की नींव को मजबूत किया। उनके द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम और शारदा सदन जैसी संस्थाएं आज भी भारतीय शिक्षा और समाज सुधार के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती हैं। क्योंकि देखिए इनका जो शारदा सदन था वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रयोग में आ रहा है और एक तरह से मील के पत्थर की तरह हम उसे अपने इतिहास में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे पंडिता रमाबाई ने विधवाओं और हाशियों पर खड़ी महिलाओं के जीवन में शिक्षा के माध्यम से नया अध्ययन जोड़ा। उनके शैक्षिक प्रयोग और शारदा सदन जैसी संस्थाओं ने यह प्रमाणित किया कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पुनर्स्थापना का सशक्त साधन है। यानी जो एक तरह से शिक्षा है वो आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और समाज को सशक्त भी बनाता है। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो मार्ग प्रस्तुत किया उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी और भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ठोस परिवर्तन लाने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं इनकी वजह से बहुत सारे ठोस परिवर्तन हमारे समाज में हुए थे। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही देख लिया था, आंसर किस तरह से लिखेंगे ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये आपकी मेन जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर किसी पॉइंट में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके।
एंड देन जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन स्टार्ट हो जाता है, ये आप कंक्लूजन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योतिराव फूले के शैक्षिक दर्शन और प्रयोगों का वर्णन कीजिए। यानी जो ज्योतिराव फूले हैं उनके जो शैक्षिक दर्शन और प्रयोग हैं उनका आपको वर्णन करना है। चर्चा करें कि उनके मॉडल ने जातीय आधारित असमानता और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ किस तरह का सामाजिक समानता परक प्रभाव पैदा किया, और इन्होंने किस तरह से जो इनका मॉडल था जाति आधारित असमानता और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एंड ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। इसका जो परिचय है, परिचय इसमें आप लिखेंगे, ज्योतिराव फूले भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अग्रणीय नेता और आधुनिक शिक्षा के प्रेरणा माने जाते हैं। उन्होंने जाति आधारित असमानता, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। देखिए सभी जो है वो शिक्षा के माध्यम से इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना था कि जब तक समाज में निचले तबके और महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वास्तविक सामाजिक समानता और न्याय संभव नहीं होगा। फूले का शैक्षिक दर्शन केवल साक्षरता तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके वो स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना का भी समावेशन था। तभी जो महिलाएं हैं या फिर जो निचला वर्ग है वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए किस तरह से इन्होंने बताया, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि और शिक्षा की आवश्यकता। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे ज्योतिराव फूले ने 19वीं शताब्दी में उस समय कार्य किया जब भारतीय समाज जातिगत भेदभाव और पितृसत्ता से पकड़ा हुआ था। निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा से वंचित रखा जाता था। फूले ने अनुभव किया कि यह व्यवस्था शोषण को स्थायी बना रही है। यानी देखिए जो निचले वर्ग के लोग थे और महिलाएं थी, उन्हें शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने शिक्षा को सामाजिक क्रांति और समानता स्थापित करने का साधन माना, यानी साधन के रूप में इन्होंने देखा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे फूले का शैक्षिक दर्शन समानता पर आधारित शिक्षा। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे फूले का दर्शन इस विचार पर आधारित था कि शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। वह शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का माध्यम समझते थे। उनके अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के आत्मसम्मान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है। यानी जो शिक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान या फिर एक तरह से न्याय के खिलाफ खड़े होने में मदद करती है उसकी शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। किस तरह से जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे थे, इसमें आप लिखेंगे फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोग से महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था जब महिलाओं की शिक्षा को समाज में अपवित्र माना जाता था। उन्होंने बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जिसमें भाषा, गणित और विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी शामिल थी। इस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भरता और समान अधिकार की ओर बढ़ने की दिशा मिली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीची जाति और शोषित वर्गों के लिए शिक्षा। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे फूले ने शूद्रों और अति शूद्रों के लिए विद्यालय स्थापित किए। यानी जो शूद्र होते हैं और जो अति शूद्र होते हैं उनके लिए भी विद्यालय बनाए थे। उनका मानना था कि जातिगत शोषण का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। यानी उनका मानना ही ये था कि जो जातिगत शोषण है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो अज्ञानता है, यानी ज्ञान का ना होना। उन्होंने इन वर्गों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए निःशुल्क विद्यालय चलाया। इससे समाज में धीरे धीरे समानता की भावना पैदा हुई और निचले तबकों को सम्मान की ओर बढ़ने का अवसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पद्धतियों में नवीनता। किस तरह से जो पाठ्यक्रम है और शैक्षणिक पद्धतियां हैं उनमें नवीनता आई। फूले द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों और व्यवहारिक कौशल को स्थापित किया गया। उन्होंने छात्रों को केवल धार्मिक या संस्कृतिनिष्ठ ज्ञान देने के बजाय ज्ञान, तर्क और सामाजिक अध्ययन पर बल दिया। उनकी शिक्षा पद्धति में प्रश्न पूछने, तर्क करने और समाज की वास्तविकताओं को समझने पर जोर दिया गया ताकि जो समाज है उसकी जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसे समझा जा सके, ठीक है। इससे शिक्षा का स्वरूप जीवन और समाज से जुड़ा हुआ बना, यानी जो शिक्षा है वो और ज्यादा जुड़ गई समाज से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार और शिक्षा का संबंध। किस तरह से जो सामाजिक सुधार है और शिक्षा का संबंध है, इसमें आप लिखेंगे फूले ने शिक्षा को सामाजिक सुधार के साथ जोड़ा। उन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न
जैसी प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए। उनके विद्यालय से निकली शैक्षिक पीढ़ी ने इस सुधार को आगे बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार शिक्षा केवल व्यक्तिगत उत्थान तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव का साधन भी बनी। यानी देखिए, उनके विद्यालय से जितने भी बच्चे पढ़कर निकले, उन्होंने आगे चल के जो एक तरह से सामाजिक सुधार है और जो आंदोलन है उनमें भाग लिया और समाज को एक तरह से बदलने में सहायता दी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानता की दिशा में प्रभाव किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे फूले के मॉडल ने समाज में गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा के माध्यम से निचले तबके और महिलाओं ने आत्मविश्वास पाया और सामाजिक व राजनीतिक जीवन में भागीदारी ही करना शुरू किया। यानी अब जो महिलाएं थी वो सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है उसमें भागीदार बनने लगी। उनके प्रयोगों ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव को मजबूत कर दिया और जो भारतीय समाज है उसमें समानता, सामाजिक न्याय, इन सभी को बढ़ाया। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे ज्योतिराव फूले का शैक्षिक दर्शन और प्रयोग भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। किस तरह से, यह भी हमने देखा। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन माना। उनके विद्यालय और पाठ्यक्रमों ने न केवल महिलाओं और वंचित वर्गों को शिक्षा दिलाई बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई के लिए तैयार भी किया, ताकि सभी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। फूले का योगदान आज भी शिक्षा और समाज सुधार के इतिहास में अमिट है और यह हमें सिखाता है कि शिक्षा की वास्तविक सामाजिक समानता और न्याय की नींव है। यानी देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया होगा शिक्षा के बारे में कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, और ये चीज़ रियल है कि अगर ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते ना तो आपके पास जो एजुकेशन है ना वो अब तक नहीं पहुंचती। तो इन सभी लोगों का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके सारे मेन पॉइंट्स हो जाते हैं वन बाय वन। एंड देन ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सावित्रीबाई फूले की शिक्षादानी भूमिका और उनके विद्यालयों के शैक्षणिक पद्धति व सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उनके योगदान ने किन किन सीमाओं को चुनौती दी। यानी देखिए, अभी हमने इनके हस्बैंड के बारे में पढ़ा था, अब ये जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी सावित्रीबाई जो फूले हैं, इन्होंने शिक्षा में किस तरह से भूमिका निभाई और इनका जो विद्यालय था उन्होंने किस तरह से शिक्षा पद्धति में सामाजिक प्रभाव डाले या फिर इसका क्या क्या प्रभाव रहा, ये आपको डिस्कस करना है। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे सावित्रीबाई फूले भारतीय शिक्षा और समाज सुधार के इतिहास में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने उस युग में जब जाति आधार पर भेदभाव और पितृसत्ता चरम पर थी, लड़कियों और दलित बच्चों के लिए विद्यालय खोले तथा महिलाओं की साक्षरता एवं सामाजिक असमानता के लिए निरंतर कार्य किए। यानी देखिए, उस टाइम पे इन्होंने कार्य किए जब कोई महिलाओं के, स्त्रियों के बारे में बात तक नहीं करता था। सावित्रीबाई की भूमिका केवल स्कूल खोलने तक सीमित नहीं रही, उन्हें शिक्षक के रूप में, पाठ्यक्रमों निर्मात्री के रूप में तथा सामुदायिक शैक्षिक संचालक के रूप में कार्य किया। यानी उन्होंने सिर्फ स्कूल ही नहीं खोल दिया बल्कि एज अ टीचर भी पढ़ाया था। उनके विद्यालयों की शैक्षिक पद्धति जीवनोन्मुख, समावेशी और व्यवहारिक थी, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपने जीवन के बारे में, व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी सीख सकें। उनका उद्देश्य केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना था, ताकि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें स्वाभिमान, आत्म जो निर्भरता है वो उत्पन्न हो सके। अब हम किस तरह से इन्होंने जो योगदान दिया उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सावित्रीबाई की शिक्षादानी भूमिका, अग्रदूत और प्रेरक किस तरह से। चलिए इसमें देख लेते हैं। सावित्रीबाई ने प्रारंभिक सामाजिक धारणाओं को चुनौती देते हुए शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का साधन माना। उन्होंने न केवल अपने पति के साथ मिलकर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया बल्कि स्वयं अनेक बार में अध्यापन किया, पाठ्यक्रम विकसित किया और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा
प्रेरित किया। यानी देखिए उन्होंने सिर्फ जो विद्यालय है अपने हस्बैंड के साथ वही नहीं खोला कि अपने हस्बैंड के साथ में विद्यालय खोल दिया, नहीं, एज अ टीचर भी पढ़ाया, एज अ प्रेरक भी उन्हें प्रेरित किया महिलाओं को, ताकि वो पढ़ सकें और अपना जो पाठ्यक्रम है वो भी विकसित किया। यानी उन्होंने बुक्स भी बनाई ताकि महिलाएं पढ़ सकें। उनकी भूमिका शिक्षा के साथ साथ आंदोलनकर्ता की भी रही। वह स्वयं उदाहरण बनकर दिखती थी कि स्त्री शिक्षा कितनी आवश्यक और सामर्थ्यशील है। उससे गांव और नगरों की महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित करने की प्रेरणा फैली। यानी देखिए वो एक तरह से खुद उदाहरण बनी कि महिलाओं को शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है। देखिए पहले उन्हें बहुत शौक था शिक्षा का, बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें नहीं पढ़ाया था। बट जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड उन्हें पहले पढ़ाते हैं। यानी देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो पहले अपने घर से ही स्टार्टिंग होती है। ऐसे ही सावित्रीबाई फूले के जो हस्बैंड हैं उन्होंने स्टार्टिंग की अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ को पहले पढ़ाया, फिर ऑल लेडीज़ को पढ़ाने की बात की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्सुअल पद्धति बाल केंद्रित और जीवनोन्मुखी शिक्षा किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे सावित्रीबाई के विद्यालयों की पद्धति बाल केंद्रित और अनुभवात्मक थी। शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान नहीं माना गया, पाठ्यक्रमों में भाषा पाठन के साथ व्यवहारिक गतिविधियां, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रेखांकन, गिनती और घरेलू एवं व्यवहारिक कौशल शामिल किया गया। स्कूल में प्रश्न पूछने, तर्क करने और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़कर सिखाने पर बल दिया गया। यानी स्कूल में ये चीज़ें बताई जाती थी कि प्रश्न पूछो, तर्क करो, ताकि जो आपकी तर्कशीलता है, तर्क जो है वो विकसित हो सके। इस प्रकार शिक्षा को जीवित, उपयोगी और व्यक्तिगत विकास केंद्र बनाया गया। यानी इसी तरीके से जो एक तरह से विकास केंद्रित है उसको बनाया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मातृभाषा समावेशन और महिला अध्यापक का महत्व किस तरह से। सावित्रीबाई ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग और स्थानीय संदर्भ का उपयोग किया ताकि सीखना सहज और प्रभावी हो सके, ताकि जो सीखना है वो सहज तरीके से और प्रभावी तरीके से सीखा जा सके। साथ ही उन्होंने महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे परिवार में विश्वास बना और माता पिता अपने बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। यानी विश्वास की भी एक तरह से इन्होंने नींव रखी थी। महिला शिक्षा न सिर्फ शिक्षण करती थी बल्कि उन्हें महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनती थी, जिससे सामाजिक बाधा को पार करना संभव हुआ। यानी ये जो है एक तरह से सामाजिक बाधा को पार करने के लिए संभवता पैदा की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वंचित वर्ग और जातिगत विरोध का प्रतिरोध किस तरह से। उनके विद्यालय विशेषतः शूद्र और अशूद्र बच्चों तथा विधवाओं और गरीब लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था। यानी देखिए उनके जो विद्यालय थे उनमें ज़्यादातर जो शूद्र होती थी और जो अति शूद्र होते थे और जो विधवा और गरीब लड़कियां थी उन्हें ही शिक्षा दी जाती थी। सावित्रीबाई ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अड़िग रुख अपनाया और दलित समुदाय के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर दिए। इस समावेशी दृष्टिकोण ने परंपरागत सामाजिक संरचना को चुनौती दी और शिक्षा के माध्यम से आत्मसम्मान की बीजारोपण किया, ताकि जो आत्मसम्मान है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक चेतना का निर्माण किस तरह से जो सामुदायिक जुड़ाव है और सामाजिक चेतना है उसका निर्माण हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सावित्रीबाई का दृष्टिकोण केवल विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, वह समुदाय के साथ काम करती थी, परिवार को समझाती, घर घर जाकर बच्चों को स्कूल के लिए प्रोत्साहित करती और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाती। स्कूल में नैतिक शिक्षा और सामाजिक सुधार की जानकारी दी जाती है। इससे शिक्षा शैक्षिक ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी साधन बने। यानी वो सिर्फ टीचर नहीं थी बल्कि परिवार को समझाने का कार्य, घर घर जाकर बच्चों को प्रेरित करने का भी कार्य करती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनौतियों और सीमाएं, विरोध, हिंसा, साधनों की कमी किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे सावित्रीबाई को गंभीर सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। स्कूलों पर हमले, अपशब्द, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक सीमाएं आम थी। यानी देखिए उन्हें बहुत सारी जो परेशानी है उनका सामना करना पड़े। स्कूलों पर हमले होते थे, अपशब्द यानी देखिए उन्हें गाली या फिर कुछ भी उल्टा सीधा लोग बोल देते थे, ऐसी चीज़ों से उन्हें फेस करना पड़ा, ऐसी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ा। सामाजिक जो बहिष्कार है, आर्थिक जो सीमाएं हैं यानी पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करनी पड़ी। पितृसत्तात्मक संरचना और उच्च जाति के विरोध ने उनके प्रयोग को बार बार ललकारा। संसाधनों की कमी, राज्य समर्थन का अभाव और व्यापक सामाजिक समर्थन की अनुपस्थिति ने पहलों के विस्तार को सीमित किया। बावजूद इसके उनकी प्रतिबद्धता और संघर्ष से कई विद्यालय और
शैक्षिक परिवर्तन संभव हुए। अब देखिए इन्होंने कितनी ज़्यादा मशक्क़त या ये कहूँ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, तब इन्होंने ये जो शिक्षा है जो आप आज ग्रहण कर रही हैं या कर रहे हो वो आप तक पहुँची है। तो इस शिक्षा को हमें सही से ग्रहण करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दीर्घकालीन प्रभाव और विरासत किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे सावित्री बाई के कार्यों का असर तत्काल और दीर्घकालीन दोनों रूपों में स्पष्ट हुआ। तत्काल रूप से उन्होंने कई लड़कियों और वंचित बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। दीर्घकाल में उनके विद्यालय तथा शैक्षणिक पद्धतियां सामाजिक बदलाव के प्रेरक बने। बाल विवाह, असहमति एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में उनकी प्रेरणा दिखाई देती है। उनकी शिक्षा पद्धति ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के विचारों को सार्वजनिक विमर्श में स्थायी रूप से स्थान दिलाया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिख पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सावित्री बाई फुले का योगदान केवल शैक्षिक कार्य तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव और समानता के नए मार्ग खोले। उनकी शैक्षणिक पद्धति जीवनोन्मुख, समावेशी और सामुदायिक थी, जिसने महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान तथा आर्थिक सामाजिक अधिकारों के लिए तैयार किया। ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं जो कि अभी हमने देखी। यद्यपि उनके भयंकर विरोध और संसाधन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और हमने अभी भी देखा कि उन्हें कितना भयंकर विरोध या फिर कितनी सारी चीज़ों का विरोध उन्हें देखना पड़ा, कितनी सारी समस्याएं उनके सामने थी, परंतु उनके निस्वार्थ पहल ने भारतीय समाज में अनेक कठोर सीमाओं, जाति आधारित असमानताएं, लिंग भेद और सामाजिक बहिष्कार को चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा तथा सामाजिक न्याय का मार्ग प्रस्तुत किया, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है एक तरह से वो शिक्षित हो सकें और उन्हें समाज में समानता मिल सके, जो कि हम आज देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या हम लोग हैं, अब हम लोग शिक्षित हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे देखेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, उसके बाद में ये आपके मेन जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप इसको वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर सकते हैं, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन होती है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड देन यह आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है, एंड यहाँ आपका पूरा कंक्लूजन जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 3 में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। ठीक है, अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी या फिर सर की कोई भी अपकमिंग वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे स्टडी कर पाएँ अपने एग्जाम से पहले पहले, और आप अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड अगर बात करें इन नोट्स की और भी जो आपके फीचर्स हैं, तो आपको इनके लिए हमारा जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू SOL, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, और इसमें सिर्फ आपको नोट्स ही नहीं, आपको जो स्टडी मटेरियल है, उसके बाद में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट डैशबोर्ड है, वीडियोस हैं, और जो आपका सिलेबस है, ये सारी जो चीज़ हैं ये आपको मिल जाएंगी। यानी ये सारे फीचर्स आपको हमारे जो ऐप है इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको हमारा ऐप कैसा लगा यूज़ करने में, ये भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई चेंजेस या फिर कोई इम्पॉर्टेंट थिंग हो जो आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी आप फीडबैक में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी मेरी जो वीडियो है उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।